ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। अब आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट व्हाट आर टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस। मेरे पास टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कन्वर्जेंस के बाद जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स के बाद फिर वी विल मूव ऑन टू दी साउंड एंड इमेजेस। ओके, सो यू नो इट ऑलरेडी कि अगर मेरे पास कोई भी पिक्चर है तो वो पिक्चर मेरे पास जेपीईजी फॉर्मेट में है, मेरे पास पीएनजी फॉर्मेट में है। अगर वो मेरे पास बेटा साउंड है तो साउंड मेरे पास वह यूजुअली किस फॉर्मेट में आता है, मेरे पास MP3 फॉर्मेट में आता है, MP4 फॉर्मेट में आता है। सिमिलरली अगर मेरे पास कैरेक्टर कोड्स हैं तो कैरेक्टर कोड्स मेरे पास आते हैं ASCII 2 सेट के अंदर। that stands for American Standard Code for Information Interchange और Unicode। that the question is that कि मेरे कीबोर्ड के ऊपर तो सारे कैरेक्टर्स लगे हुए हैं ना, लेकिन ये कैरेक्टर्स मेरे लिए कैरेक्टर्स हैं। मेरे कंप्यूटर को कैसे पता? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम आज की क्लास के अंदर ये देखेंगे कि आपके पास ASCII 2 कोड और यूनिकोड आपके पास क्या होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि बेटा सबसे पहले ASCII 2 आपके पास एक टेबल है। जो टेबल आपके पास 1963 के अंदर सेटअप हुआ था एंड इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। हमारे पास जो ये स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड है ये 7 बिट से कंसिस्ट करता है। और ASCII 2 टेबल के अंदर आपके पास सारी वैल्यूज जो है आती हैं। वो जिसकी जो टोटल साइज है वो है 0 से लेके 127 तक। 0 से लेके 127 कैसे हैं? जैसे आपके सामने ये रही इसके पूरे टेबल की एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन सी के मेरी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो दिस इज एंडिंग एट 127। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास इसकी कौन सी है? 127, 64, 63, 32। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मेरे पास इस टेबल के अंदर है दैट इज 127 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो 128 है। लेकिन इस टेबल का मतलब क्या है? ये टेबल मुझे सिर्फ ये बताता है कि मेरे कीबोर्ड के अंदर अगर कैपिटल लेटर A है तो इसकी डेसिमल वैल्यू मेरे पास क्या है? 65। इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू मेरे पास क्या है? अगर बेटा मेरे पास B है तो B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है? अब ये पूरा टेबल जो है मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है ये मेरे लिए है ना अल्फ़ाबेट्स में, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है मेरे कंप्यूटर के लिए ये किस फॉर्म में है? किसी ना किसी नंबर में। तो ASCII 2 टेबल आपके पास एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें आपके पास एक जगह पे स्टोर हो जाती हैं। ASCII 2 टेबल के अंदर बेटा आपके पास जितनी भी कैपिटल लेटर्स हैं वो भी सारे आते हैं, जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो भी आते हैं, और टोटल पंचुएशन मार्क्स भी आते हैं। तो ASCII 2 टेबल इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। दिस इज़ योर ASCII 2 कोड। हमारे पास इसकी एक और इंट्रोडक्शन था, वो हमारे पास था बेटा एक्सटेंडेड ASCII 2 कोड। अब ASCII 2 के बाद जब प्रोग्रामर्स को और वैल्यूज़ की ज़रूरत हुई तो एक्सटेंडेड ASCII 2 कोड आया and it use 8 bit code. It has the value from 0 till 255 and denary, और 128 इसके टोटल कैरेक्टर्स थे जो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स भी थे और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी थे। लेकिन ASCII 2 के टेबल के अंदर एक डिसएडवांटेज मेरे पास ये है कि ये उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता जो वेस्टर्न लैंग्वेज के अंदर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी चाइनीज, जर्मन, स्पेनिश या किसी और लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें मेरे पास डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों टेबल्स को अपने पास एक जगह पे एनालाइज करूं तो आई कैन क्लियरली से कि वो कैरेक्टर्स मेरे पास इस टेबल के अंदर नहीं है। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये इसका डिसएडवांटेज है ASCII 2 टेबल का कि इसके अंदर सारी लैंग्वेजेस
नहीं है। अब अगर मुझे वेस्टर्न लैंग्वेज भी यूज़ करनी है तो वेस्टर्न लैंग्वेज के लिए मैं आपके पास यूज़ करूँगा यूनिकोड। अब यूनिकोड का फ़ायदा मेरे पास क्या है बेटा, यूनिकोड का फ़ायदा ये है कि ये दुनिया भर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबको रिप्रेजेंट करा सकता है। और ये काफ़ी सारे सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है। अब यूनिकोड आपके पास इट प्रोवाइड यू एन एफिशिएंट कोडिंग सिस्टम, एसकी टू कोड से ज़्यादा एफिशिएंट है। ये एक स्टैंडर्ड बनाता है जो सारे लैंग्वेजेस को कवर करता है। एंड दैट्स इट। मैं इसका एक कंपैरिजन चार्ट भी आपको दिखाता हूँ सो दैट यू शुड नो कि क्या कंफ्यूजन है। अच्छा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ये सर। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट के एससी टू टेबल में और यूनिकोड के टेबल में क्या डिफरेंस आता है। पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिमिलैरिटी क्या है। तो मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स में से आप अपने पेपर के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेटा आप जब सिमिलैरिटी डिफरेंस आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे right here you can see के SQ2 table, this is an example of a character encoding standard for electronic communication. This means कि ये एक ऐसा कैरेक्टर स्टैंडर्ड है जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को आसानी से प्रोसेस कर सकते हो, आप उसको कर सकते हो। अच्छा, it basically stands for an American Standard Code for Information Interchange, and it uses 7 bits to represent a character। 7 बिट्स जो है ये यूज करता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जैसा कि हमने बुक के अंदर भी अपने डिस्कस किया था, एंड इट सपोर्ट्स अप टू 128 कैरेक्टर्स। सारे कैरेक्टर्स एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर के अंदर आपके पास सेटल डाउन हुए हुए हैं। जैसे कि पहले पंचुएशन मार्क्स हैं, फिर स्मॉल लेटर्स हैं, पहले कैपिटल लेटर्स हैं, और ये कंपैटिबल होता है अलग सिस्टम से भी। इट्स मोर एफिशिएंट। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस EBCDIC। अच्छा, अब एंड SQ2 कोड सेट्स 7 बिट्स पर कैरेक्टर, 128 डिफरेंट कैरेक्टर जिसमें इंग्लिश लेटर, सिंबल्स और नंबर्स हैं। वेर एज यूनिकोड के अंदर ज़्यादा बिट पर कैरेक्टर हो सकता है। अब यूनिकोड में 16 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी जो है बेटा इसमें ज़्यादा हैं। और इस मगर यूनिकोड के अंदर काफ़ी एक वाइड रेंज है आपके पास, which means that it is going to contain all of your major symbols, languages, symbols, and all of that. However, an extended SQ2 is a character system where the first 128 characters are exactly the same, but it is an extended version जहाँ पे और भी चीज़ें आती हैं। If I summarize that, basically, what is an SQ2 table? SQ2 table is a character encoding standard for electronic communication. Unicode भी आपके पास is a computing industry standard for consistent encoding, representation and handling of text। मकसद ये कि दुनिया की जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनमें अगर मुझे अपने इसको लिखना है तो मैं यूनिकोड यूज़ कर सकता हूँ। SQ2 कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड सर, आपके पास यूनिवर्सल कैरेक्टर में स्टार्ट हो सकता है। जी, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ जी, मैंने कहा कि यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में, और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड मतलब सिर्फ बेटा यहीं तक है। हमारे पास दुनिया के अंदर भी रीजन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल UK USA है जहाँ पे इंग्लिश मोस्टली कॉमन है, तो वहाँ पे SQ2 टेबल यूज़ होता है। क्योंकि SQ2 टेबल के अंदर आपके पास इंग्लिश वर्ड्स ही हैं। लेकिन अगर आपके पास रशियन है, चाइना है, जापान है, वो कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश सपोर्टिव नहीं है, तो वहाँ पे SQ2 टेबल उर्दू। कैसे यूज़ हो सकता है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिकोड, क्योंकि वो दुनिया के हर राइटिंग स्किल, हर राइटिंग वे को सपोर्ट करेगा। उर्दू को भी। हाँ, उर्दू को भी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। यूनिकोड सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर, और यूनिकोड 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट भी जा सकता है अपनी इनकोडिंग टाइप के ऊपर। जबकि SQ2 कोड में सिर्फ 7 बिट्स रहेंगे। SQ2 कोड की जो लिमिट है 128 कैरेक्टर्स है। SQ2 कोड कम स्पेस लेता है, यूनिकोड ज़्यादा लेता है। अब पेपर के सर, अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो नहीं याद करना होगा कि खिलाफ से नहीं बेटा, नो। मतलब बस इतना तो होगा कि वो 7 बिट्स है और वो 8 बिट्स है, और वो डिपेंड करता है इनकोडिंग टाइप पे। ये याद करना होगा इनकोडिंग टाइप पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ।
ये P1 का है, P2 है? P1। इसके बाद चैप्टर खत्म है ना? Now we are going to discuss के what are sounds. So sounds are basically sound waves or vibrations in the air. The human ear can sense these vibrations and then interpret them as sound. And each sound wave is going to have a frequency, a wavelength, and an amplitude. What is an amplitude? An amplitude is going to specify that how loud your sound is. Like, for example, in this diagram, you can see that this is your amplitude and these are your high frequency waves. Now, as you can see, the range in this sound wave, ke if in certain time period how much loud and how much lower the voice is, and if it is a low frequency, you can see you can analyze a different sound wave. So far sound waves are basically in wave forms and they continuous in nature. Continuous means that sound कभी आपके पास ज्यादा होगा, sound कभी आपके पास जो है वो light हो सकता है. However, it says that sound is always an analog quantity. Analog means that these are all those values that can be measured in this world. For example, I have temperature, I have heat. तो ये सारी जो वैल्यूज हैं मेरे पास एनालॉग वैल्यूज हैं जो आपके पास चेंज होती रहती हैं इस दुनिया में, मेजर हो सकती हैं. लेकिन कंप्यूटर हमारे पास काम करता है और जिस लैंग्वेज को समझता है वो है सिर्फ डिजिटल वैल्यू. तो पहली चीज़ तो ये कि अगर मुझे अपने साउंड को एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जो मेरे कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. एंड द साउंड वेव इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म. एंड व्हाई इज दैट? सो दैट योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. once your computer understand it, starts to process it. अब processing के अंदर we can do this के we can even remove the background noise, we can even remove the echo as well, and we can refine the voice. तो इस तरह से sound आपके पास जो है वो refined आ जाती है. But again, if you want to reproduce it back from your speaker, तो sound को दोबारा से digital and form में जिसको analog में convert होना पड़ता है क्योंकि उसको लाउड स्पीकर से प्रोड्यूस होना है. So this is some of the example of sounds. For example, right here you can see what is a sampling resolution. This is important for in terms of your exam. Now the number of bits per sample is known as the sampling rate or the bit depth. पर सैंपल या बिट डेप्थ का मतलब आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास आपका साउंड एम्पलीट्यूड है, इसके अंदर ये कितने नंबर ऑफ बिट्स मिलके एक या एक से ज़्यादा साउंड वेव को बना रहे हैं, या हमारे साउंड के वेव्स के अंदर डिले कितना है. जैसे ये एक लोअर फ्रीक्वेंसी है, ये एक हायर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कितने नंबर ऑफ बिट्स ये मिलके बना रहे हैं साउंड वेव. तो बेटा ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है आपका सैम्पलिंग रेजोल्यूशन. सैम्पलिंग रेजोल्यूशन आपको बताता है कि आपके साउंड वेव के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये है कि आपके पास आपके साउंड का सैंपल रेट क्या होता है. सैंपल रेट आपको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स आपको एक सेकंड के अंदर लेने हैं. और अगर आपके पास ज़्यादा सैंपल रेट है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो साउंड का रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, उसकी जो एक बेहतर साउंड क्वालिटी होगी, साउंड की डिस्टॉर्शन जो है वो भी आपके पास कम होगी. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं? तो आपका फाइल साइज लार्जर हो सकता है, इट कैन टेक लॉन्गर टू ट्रांसमिट एंड डाउनलोड द फाइल, और आपकी जो फाइल की प्रोसेसिंग है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकती है.